कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा। यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने। यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में। सब उधार का मांगा चाहा, नमक तेल हींग हल्दी तक। सब कर्जे का यह शरीर भी उनका बंधा। अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार। सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। यह कविता हम लोग बहुत अरसे से सुन रहे हैं और हर आंदोलन में जब भी कुछ व्यक्ति की महिमा को, व्यक्ति की ताकत को प्रभावी करना होता है, बल देना होता है और यह बताना होता है कि एक श्रम की महत्ता क्या है, मनुष्य की महत्ता क्या है, तो बार बार पढ़ी जाती है। इस कविता के रचनाकार हैं अरुण कमल जी, जो साहित्य तक के साप्ताहिक कार्यक्रम बातें मुलाकातें में आज मेरे साथ उपस्थित हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी और सभी देखने और सुनने वालों का। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अरुण कमल जी का जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। पहले मैं लेखक के बारे में, कवि के बारे में, अपने अतिथि वक्ता के बारे में खुद बताता था। चूंकि हम उनसे खुद उनके जीवन के बारे में जानते हैं, जानना चाहेंगे, इसलिए मैं अब उन्हीं के मुंह से उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में सुनूंगा। लेकिन अरुण कमल जी के बारे में कुछ चीजें जो उनकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं, प्राप्ति है, निर्मित है, सृजन है, उसके बारे में कुछ बातें जरूर बताऊंगा। अरुण कमल जी हिंदी कविता के, आधुनिक हिंदी जगत के सशक्त हस्ताक्षर। कमाल की बात यह है कि आप अपनी कविताओं के सृजन में चाहे जितना भी वक्त लेते हो, लेकिन संकलन बहुत लंबे अरसे के बाद आता है। मैं कार्यक्रम में पूछूंगा भी कि इसकी वजह क्या है। आपका जो पहला संकलन है वह 1980 में अपनी केवल धार नाम से आया था। उसके बाद 89 में सबूत, 96 में नए इलाके में, 2004 में पुतली में संसार और 2011 में मैं वो शंख महाशंख। इसके बाद 2019-20 में भी एक संकलन आया है। इस बीच आपने आपकी नई सदी के लिए चयन करके 50 कविताएं आपकी, उसका एक संकलन आया। उसी साल कवि ने कहा नामक संकलन भी आया, जिसमें आपकी चुनी हुई कविताएं थी। 2016 में आपकी प्रतिनिधि कविताएं भी आई थी और 2019 में योगफल आया। आपने आलोचना और साहित्य की कवियों के बारे में, साहित्य के स्थापित हस्ताक्षरों के बारे में भी एक पुस्तक लिखी जो गोलमेज के नाम से आई। इसके अलावा कविता और समय, यह पुस्तक भी प्रकाशित हुई। अगर हम इंटरनेट पर जाते हैं और अमेजॉन पे खोजते हैं तो कहानियों का संकलन भी आपके नाम से कुछ आता है, जो बच्चों के नाम पर हवा मिठाई और एक चोर की 14 रातें इलस्ट्रेशन के साथ ये किताबें हैं। मैं इस रूप के बारे में अरुण जी के नहीं जानता था। यह मेरी अपनी अल्पज्ञता है। मैं सोच रहा था कि चूंकि कविताओं में इतना बड़ा नाम है अरुण कमल जी की, दूसरे उनके स्वरूप के बारे में जब तक आप ढूंढो नहीं, या जब तक आप हिंदी साहित्य के छात्र नहीं हो, तब तक आपके लिए जानना मुश्किल है। यह हमारे हिंदी साहित्य जगत की एक समस्या भी है कि जो लोग खुद साहित्य जगत से जुड़े हैं वे एक दूसरे के बारे में उस रूप में नहीं जान पाते जिस रूप में उनको जानना चाहिए। आपको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, सोवियत भूमि पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, शमशेर सम्मान के अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आपको प्राप्त हो चुका है। अरुण जी, मैं जानना ये चाहूंगा कि बिहार का रोहतास जिला अमूमन पिछड़ा हुआ जिला है, उत्तर प्रदेश का सीमांत जिला है, और वहां से आप जो आज अरुण कमल जी से जो मैं बात कर रहा हूं, वहां तक की जो आपकी यात्रा है, बचपन, अपने परिवेश के बारे में जरा हमारे दर्शकों को कुछ बताएं।
पैदा मैं नासरीगंज में हुआ, लेकिन मुझको कुछ याद नहीं है जी क्योंकि बचपन का केवल 1 साल वहां बीता। जी। उसके बाद मैं अलग अलग जगहों पर पिताजी के साथ घूमता रहा। उनका तबादला जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे मैं घूमता गया, और इस तरह मेरा बचपन नासरीगंज से शुरू होकर, जो मेरा पैतृक गांव नहीं है। जी अच्छा। हाँ, वहाँ पिताजी हाई स्कूल में पढ़ाते थे, जी इसलिए मैं वहाँ मेरा जन्म हुआ। और पैतृक गांव थुमिया है, जहाँ मैं पूरी जिंदगी में केवल 2 बार गया। अच्छा। पिछली बार गया तो 50 साल हो गए लगभग। वहाँ कुछ है नहीं, जी जमीन पहले भी नहीं थी खेती की, और घर भी अब नहीं है, कुछ नहीं। तो नासरीगंज से गड़हनी, फिर बारुन, फिर शिरघाटी, कुदरा, हसन बाजार, इतनी जगहों से होते हुए, और मैं फिर मैट्रिक करने के बाद पटना आ गया, और तब से यहाँ हूँ। तो अभी जो आपने कहा कि रोहतास पिछड़ा हुआ इलाका है, तो पिछड़ा हुआ मतलब कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जिसे हम कहते हैं, या औद्योगिक विकास के कारण। हालांकि उस समय वैसा नहीं था, डेहरी में डालमिया नगर जिसे जी कहते थे तब, जी। जी तो बहुत से कारखाने थे, लेकिन पिछड़ा करके कोई इलाका होता नहीं। जी। जो सबसे समृद्ध दुनिया का इलाका है अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका, जिसे यूएसए कहते हैं, लेकिन मेरी समझ से बहुत पिछड़ा हुआ है, जी क्योंकि ऐसी गैर बराबरी, ऐसी हिंसा, जहाँ स्कूल के बच्चे भी पिस्तौल लेके चलते हों। तो मेरी ये समझ है कि पिछड़ापन आर्थिक सामाजिक कारणों से नहीं होता किसी क्षेत्र का। सांस्कृतिक रूप से ये सारे जो क्षेत्र हैं ये बहुत समृद्ध रहे, बिहार के भी, उत्तर प्रदेश के भी, और देश के बाकी हिस्सों के भी। तो इस तरह मेरा बचपन इन जगहों से होते हुए आखिर में मैं यहाँ आया, और मैं समझता हूँ कि अभी भी मेरे भीतर अगर कोई बच्चा है तो वो अभी भी जीवित है, पटने में भी। जी। तो मैं ये अब यहीं से सवाल शुरू होता है कि जो आपकी ये समझ है कि सांस्कृतिक और कला के रूप में जो प्राप्ति है या जो इलाका समृद्ध है वह वाकई विकसित है। आर्थिक समृद्धि का कोई बहुत आधार मनुष्यता के विकास में, मानव के विकास में उस रूप में नहीं है। अरुण कमल जी के अंदर यह भाव किस उम्र में पैदा हुआ और कब आप साहित्य से या कविता की तरफ उन्मुख हुए? और स्कूली दिनों के बारे में और उस समय के दोस्तों के बारे में और पटना का तब का परिवेश क्या था, उसकी कुछ यादों के बारे में हमें बताएं। मेरे बचपन में मेरे ननिहाल का भी काफी हिस्सा है, क्योंकि मैं वहाँ बहुत जाता था या ले जाया जाता था, और मुझको वहाँ की यादें बहुत ज्यादा हैं। वो अब तो औरंगाबाद जिले में लोहड़ी एक गांव है, जी वहाँ की यादें हैं, और वहाँ मैं बहुत गया, और इन सभी जगहों की यादें हैं। मुझको खास तौर से सोन नद की याद है, और फिर खेतों की याद है, क्योंकि ये सारी जगहें छोटी जगहें थीं, और वो कहाँ गांव खत्म हुआ, कहाँ बस्ती शुरू हुई, ये कहना, कहाँ खेत खत्म हुए, कहाँ बस्ती शुरू हुई, ये कहना बहुत मुश्किल था। तो वो खेत खलिहान, और वो खुला आसमान, और पेड़ और बगीचे, और गर्मी में बगीचों की दोपहर, और शाम के वक्त का वो सलोना होता हुआ अंधकार, तो ये सब मुझे याद है बहुत। वो अभी भी याद है, बल्कि जैसा टी.एस. एलियट ने कहा है, और मैं अपने अनुभव से पाता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, कि किसी भी लेखक या कवि के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 2 स्थान होते हैं। पहला तो उसका बचपन,
यानी लगभग 16 साल की उम्र तक आप मान लीजिए। और वो पूरे आखिर तक उसकी रचना में वो मौजूद होता है। और दूसरा वो जगह है जिससे उसका आर्थिक संबंध रहा, यानी रोजी रोटी का, तो वो जी। पटना है। मैं पटना आया पढ़ने और फिर यहीं नौकरी मिल गई पढ़ाने की, और अब तो उससे भी मुक्ति मिल गई। तो रोजी रोटी का एक रिश्ता पटने से रहा, और अब मैं एक तरह से पटने में ही हूँ। यहाँ मेरा अपना निवास है और जिसमें मैं रहता हूँ। और खूंटा तो यही है, लेकिन रस्सी इतनी बड़ी है कि घूमता रहता हूँ। जी। तो ये तो आपसे मेरा फिर सवाल वही है कि कविता आप कब लिखना शुरू किए? मन के भाव आपने बता दिया, आपका प्रकृति से जुड़ाव, बचपन की बातों को, कि माटी से आपका लगाव वो आपकी कविताओं में झलकता है। जो भी आपको पढ़ा होगा उसमें मनुष्यता, प्रकृति, ये आपकी कविताओं का मुझे लगता है कि मूल स्वर है, जो मैं समझ पाता हूँ। तो वह तो दिखता है कि आपका मनुष्य से संपर्क है, और जब भी बात होती है प्रकृति या न्याय की, तो आप हर कविता में उसकी बात करते हैं, बार बार आप ये बात कहते जाते हैं। लेकिन पटना का उस समय का माहौल, जब आप स्कूल में रहे होंगे, कॉलेज में रहे होंगे, तो आपके दिमाग में यह कैसे आया कि मुझे साहित्यकार या कवि बनना है? या ठीक है, पढ़ाने के अलावा लेखन भी एक अलग चीज है, क्योंकि अध्यापन तो ठीक है, आपने अपनी आर्थिक आजीविका के बारे में बता दिया कि मैं कॉलेज में आया, क्लास में आया, पढ़ाई लिखाई की और यहीं नौकरी मिल गई, मैं पटना में बस गया। पटना का लगाव तो समझ में आता है, लेकिन साहित्य की तरफ जो आपकी यात्रा थी, वह किस रूप में बढ़ी? नहीं, ये पटना आने के पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, ये उम्र होती है वही 13-14 साल की, जी। जब आप पढ़ते हैं दूसरी जो कविताएं आपकी किताब में हैं। और पत्रिकाएं बहुत आती थीं, मेरे घर भी आती थीं। और बगल में डॉक्टर राम कविलास पांडे थे हसन बाजार में, वो बहुत सी पत्रिकाएं मंगाते थे। और मेरे घर में किताबें शुरू से आती रहीं, क्योंकि बाद में पिताजी सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हो गए, तो बांटने के लिए किताबें बहुत आती थी। तो जब से मैंने होश संभाले, वो अपने को किताबों के बीच पाया। और कुछ वैसे भी नहीं था, लता पत्रम बस जिसे कहते हैं, तो किताबें थीं। और उनको देख के मुझको लिखने की इच्छा हुई, पढ़ के। असल में दिए से दिया जलता है। जी। तो ये किताबें पहले मुझको याद है, अभी भी बचपन के वे दिन याद हैं जब दिया सलाई भी एक दुर्लभ चीज हुआ करती थी, और दूसरे के घर से वो मांग करके अंगार लाया जाता था। जसिंता करकेट्टा ने अपनी किताब का नाम ही रखा है अंगोर, माने वो अंगारा जिससे दूसरे चूल्हों में आग जलती है। ये जो अंगोर है, ये वो किताबें हैं जो आप पढ़ते हैं, वो पत्रिकाएं हैं, कविताएं हैं। तो इस तरह मुझको खुद भी लिखने की तबीयत हुई। कवि बनने की कोई इच्छा नहीं, न तब थी न अब है। आप तो क्योंकि इच्छा की बात कवि ही नहीं बनना किया। एक अलग बात है, असल जी। है कविता लिखना, कविता करना। तो वो महत्वपूर्ण है। तो ये शुरुआत पहले हो गई थी और मैं लिखता था, बल्कि एक अपने ही लिए सिर्फ एक हस्तलिखित पत्रिका भी निकालता था, 2-4 पन्ने का। तो इस तरह मेरी रुचि थी। और वो बचपन में, चूंकि कम्युनिस्ट आंदोलन का बहुत गहरा असर मेरे परिवार पर था, और जहां मैं रहा अपने अंतिम 4 साल स्कूल के, वहां समाजवादी आंदोलन बहुत जबरदस्त था, यानी सोशलिस्ट पार्टी का। जी। और वो बहुत कठिन दिन भी थे। वो 69 का अकाल पड़ा था, 67 का अकाल, भयानक स्मृतियां हैं उसकी। तो उसमें सबकी हालत बहुत ही खराब हुई। तो ये सब मेरे साथ कुछ अस्थाई स्मृतियां रह गई। और ये कि समाज को ऐसा क्यों होना चाहिए,
क्यों ऐसी गरीबी है, क्यों कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और वे लोग आपको हिकारत की नजर से देखते हैं। अच्छा, इसमें एक अजीब बात है, उसी समय मेरे मन में ये बात भी जड़ जमा गई कि जैसे एक ही जाति का आदमी है, लेकिन जो अमीर है वो अलग है और जो गरीब है वो अलग है। इसलिए जाति कोई तत्व नहीं है, क्योंकि उसी में जो अमीर आदमी है वो गरीब आदमी को कुछ नहीं समझता। तो ये सारी बातें बाद तक मेरे साथ रही, अभी भी हैं वे सारी स्मृतियां। आपने आंध्र प्रदेश के नक्सलवादी किस्ता गौड़ा और भूमैया को जब आपातकाल के दौरान फांसी दी गई थी तो एक कविता खबर शीर्षक से आपने लिखी थी। मैं अपने दर्शकों को वह कविता सुनाता हूँ। अखबारों में खबर थी, कैलिफोर्निया की एक कुतिया ने 13 बच्चे एक साथ जने। अखबारों में खबर थी, युवराज ने कंगालों में कंबल बांटे। अखबारों में खबर थी, विश्व सुंदरी का वजन 39 किलो है। अखबारों में खबर थी, प्याज बड़ा गुणकारी होता है। अखबारों में खबर थी, राजनेता ने दाढ़ी मुड़ाई। एक खबर जो कहीं नहीं थी, किस्ता गौड़ को फांसी हो गई। एक खबर जो खबर नहीं थी, भूमैया को फांसी हो गई। मैं ये जानना चाहता हूं अरुण जी कि यह कविता 1980 के संकलन में प्रकाशित है, आपातकाल के दौरान में फांसी हुई थी। आज हम 2021 के आखिर में बात कर रहे हैं। हमारे समाज की सोच और मीडिया की प्राथमिकता कितना बदली है उस समय से अब तक? देखिए, आखिर ये खबर मुझको तो मालूम हुई ना किसी तरह से जी। किसी ने तो ये बात बताई। तो किसी भी समय में ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ एक जैसा होता है या सब लोग एक जैसा काम करते हैं। बहुत से लोग हो सकता है गलत करते हो, खराब करते हो, जो नहीं करना चाहिए वो करते हो, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक चेतना, जो वाजिब चेतना है, सही चेतना है, वो भी सक्रिय रहती है। वो तब भी थी और आज भी है। दुनिया का कोई तानाशाह और कोई तानाशाही, ये जो संभाव्य चेतना है उसको खत्म नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होता। राजशाही खत्म हो गई, सारे सम्राट खत्म हो गए, वे महान लोग सबके सब खत्म हो गए, जमींदारी खत्म हो गई, तो ये सब खत्म होता है। और अंततः वो जो चेतना है वो थोड़ी सी ही सही वो रहती है। तो तब के अखबार में भी ये बातें थी, तब तो ये सब टेलीविजन वगैरह नहीं था, और आज भी है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बात करने की गुंजाइश भी तो है जी। हम लोग सब कुछ के ताली बजाने के लिए तो यहाँ नहीं इकट्ठा हुए हैं, हम और आप जी या सही। जो बहुत सारे लोग जो इसको देखेंगे। जी। तो ये बड़ी बात है। और जब ये बचा रहे समाज में, समझिए कि वो समाज जीवित है। ये उतार चढ़ाव आता है हमेशा। जैसे स्वाधीनता आंदोलन के समय जो हमारी नैतिकता थी, एक नैतिक बल था, वो हमेशा वैसे ही रहे, जरूरी नहीं है पूरे समाज का या अधिकांश लोगों का। लेकिन थोड़े से लोगों में भी ये चेतना, वो नैतिक बल, साहस, निर्भीकता वो बची रहती। तो इसी तरह से वो खबर मुझको भी मालूम हुई, और आज भी ऐसी कोई खबर नहीं है जो मालूम ना हो सके। अच्छी बात। और आप आपसे भी देंगे, आप जिसके लिए कर रहे हैं, मैं आप पर भी भरोसा करता हूँ कि आप भी हमें बताएंगे। चलिए, ये मुझे सही बताऊं तो आपसे इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी, फिर भी आपने बहुत ही सकारात्मक बात कही। और यह मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अमूमन कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में जब भी मैं बात करता हूं और आप लोग हमारे जिसका इस कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते भी हैं, यह मान के चलते हैं कि कभी व्यवस्था विरोधी होता है, ऐसा नहीं। कभी अपने समय की सच्चाई को बताने की कोशिश करते हैं। यह अलग बात है कि आप उसे किस दृष्टि से, किस दृष्टिकोण से
देखते हैं, आपकी भावना कैसी है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के दौर में जो कविता लिखी जा रही है और जो कवि कर्म है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं तो ज्यादातर जो मेरे पहले के कवि हो गए और जो बहुत पहले के हो गए, जिनको जैसे वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, तुलसीदास, कबीर, रहीम, गालिब, मीर, नजीर, निराला, मैं तो ज्यादातर उनके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मुझको उनसे सीखना होता है। लेकिन जो बिल्कुल नए कवि हैं, मैं उनको भी जरूर पढ़ता हूँ। और मुझको ये देख के बहुत खुशी होती है कि एकदम नए कवियों ने भी हिंदी कविता की भाषा को नई को बिल्कुल एक नए तरीके से बरता है। उनका भाषा आचरण, उनका शिल्प व्यवहार, ये मुझको बहुत आकर्षित करता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जीवन बदलता है। आज का जो जीवन है 2021 का, मैं भी आज हूं और मैं भी काम कर रहा हूं, लेकिन जो बिल्कुल नया है उसकी जो संवेदना होगी, उसका जो भावबोध होगा, विचार बोध होगा, वो मुझसे ज्यादा तीव्र होगा और भिन्न भी होगा। इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूँ और मैं उससे उसको पढ़ता हूँ, मैं उससे भी सीखता हूँ। तुलसीदास तक ने कहा था कि आगे के कवि जब इसे सराहें तब मेरी कविता कविता है। तो ये भी अपेक्षा रहती है और चाहता हूँ कि इसी संदर्भ में मुझे आपकी पुस्तक, आपने गोलमेज जो आपकी पुस्तक है उसमें आपने कालिदास जी से लेकर कबीर और निराला पंत, महादेवी, प्रेमचंद, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, भिखारी ठाकुर, पाब्लो नेरुदा, नामवर सिंह जी तक की बात की है। समकालीनों पर भी लिखा है। अगर मैं ये कहूं कि अरुण कमल जी को चयन करना हो कि हर युग का श्रेष्ठ सृजनकार या सर्जक कौन है, तो कुछ नाम आप बता सकते हैं क्या? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैंने जब लेकिन यह भी बताना पड़ेगा कि क्यों। आप क्यों, अगर किसी का नाम लेंगे तो क्यों बताना पड़ेगा। हाँ वो उसके बिना तो नहीं होता है। जी। साहित्य में जैसे कि विज्ञान में जी। आप जो भी कहते हैं उसे सिद्ध करना पड़ता जी। है। अगर आप सिद्ध नहीं कर सकते, और यही अंतर है मूलतः धर्म में और ज्ञान में। धर्म में कुछ भी सिद्ध नहीं करना होता, वह स्वयं सिद्ध है और आप प्रश्न भी नहीं कर सकते। लेकिन ज्ञान और विज्ञान में, और इसीलिए कविता में भी, आलोचना में, सब कुछ को सिद्ध करना पड़ता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मुझे ठंड लग रही है, तो ये मुझे सिद्ध करना चाहिए। यह एक ऐन्द्रिक अनुभव है और ये बिंबों के जरिए प्रकट होता है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है कि हाथियों का एक झुंड पानी पीने के लिए सरोवर की तरफ जाता है। तो जो हाथी सबसे आगे है वो अपनी सूंड पानी में डालता है, और जैसे ही डालता है वो सूंड को सिकोड़ लेता है। मतलब कि अब शरत आ गया, पानी ठंडा हो गया। अब देखिए कैसे किया वाल्मीकि ने इसको। ये नहीं कहा कि शरत आ गया, पानी ठंडा हो गया, नहीं, बताइए कैसे सिद्ध करिए। जी। तो यही आलोचना में भी होता है। तो आपने जो पूछा कि वो कौन से हुए कवि जिनका मैं नाम लूं और सिद्ध करूं, तो मुझ पर सबसे पहला जब मैं सचेत हुआ तो धूमिल का बहुत गहरा असर। धूमिल को मैं अभी भी बहुत महत्वपूर्ण स्वर मानता हूं। उन्होंने हिंदी कविता को बिल्कुल बदल दिया और उनकी कविता से मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वो समकालीन स्थितियों को बहुत ही तीव्रता के साथ, शक्ति के साथ और बिल्कुल एक ऐसी भाषा में प्रकट करते थे जो उबड़ खाबड़ और कांटों से भरी हुई भाषा। जैसे एक बिंब मैं सिर्फ देता हूं कि एक मादा भेड़िया है जो एक तरफ तो अपने छौने को दूध पिला रही है, दूसरी तरफ एक मेमने का सिर चबा रही है। क्या बात।
संपूर्ण व्यवस्था पर, पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था पर और राजनीतिक व्यवस्था पर भी इससे बड़ी कोई टिप्पणी हो नहीं सकती। फिर मैं धूमिल से अलग हुआ और मुझे लगा कि धूमिल ने आसपास के जीवन को उस तरह से नहीं चित्रित किया जैसे नागार्जुन ने किया। तो नागार्जुन के संग्रह सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियां उन दिनों मुझे मिली और तब मैं नागार्जुन की तरफ मुड़ा और उनसे सीखा कि आसपास के जीवन को, एक फटी दरी पर एक स्त्री अपने बीमार बच्चे के साथ बैठी है और चावल बीन रही है, ये भी एक दृश्य है। अकाल और उसके बाद जैसी कविता, मादा सुअर जो धूप में लेटी है और छौने उसके दूध पी रहे हैं, ये सब मुझे लगा कि नागार्जुन समकालीन जीवन को इस तरह से व्यक्त करते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि जीवन में सिर्फ यही काफी नहीं होता। जीवन के अंतर्विरोध, जीवन की जटिलताएं और जो सांद्रता है भाषा की, और तब मैं निराला की तरफ गया। बीच में मुक्तिबोध भी आते हैं, क्योंकि मुक्तिबोध एक ऐसे कवि हैं जो आपको पवित्र करते हैं। आप खोज बत्ती को आपके भीतर की तरफ मोड़ देते हैं और सरेस पत्र की तरह वो आपकी आत्मा को रगड़ते हैं और उसे चिकना बनाते हैं। निराला की तरफ फिर मुड़ा और निराला एक हमारी भाषा का, खड़ी बोली का, मेरी समझ से सबसे बड़ा कवि है, खड़ी बोली हिंदी का। इतने तरह के निराला के आयाम हैं, इतने स्वर हैं अलग अलग, और भाषा के इतने रंग हैं। आप सोचिए, वो अपरा और परिमल से शुरू करके आप नए पत्ते तक आ जाइए, सांधे काकली तक आइए, तो अद्भुत है। और एक तरफ राम की शक्ति पूजा है तो दूसरी तरफ महंगू महंगा रहा भी है। तो निराला से बहुत मैं प्रभावित हुआ। और फिर लेकिन सवाल यह है कि ये पूरा जीवन इतना बड़ा है, विविध है, इसको पकड़ने के लिए तो तुलसीदास की तरफ मेरा ध्यान गया। और तुलसीदास मेरे कवि कुल गुरु तो वैसे भी हैं और हम सबके गुरु हैं। और फिर पूरा संस्कृत वांग्मय आप ले लीजिए। और तब नागार्जुन की याद फिर आई जब संस्कृत सुभाषित रत्नकोश, सदुक्ति कर्णामृत जब आप पढ़ते हैं तो तब लगता है कि नागार्जुन के स्रोत कहाँ थे। और फिर वाल्मीकि और महाभारत, वाल्मीकि रामायण और महाभारत से बड़ा दुनिया की किसी भाषा में कुछ भी नहीं है। मैं होमर को भी सिर झुकाता हूँ, उनके प्रति भी बहुत बड़ा कवि है। लेकिन वाल्मीकि और व्यास, यानी वाल्मीकि रामायण और महाभारत, और फिर शेक्सपियर हमेशा से मुझे प्रिय रहे। और दिन पर दिन मुझको लगता है उनमें इतना है कि हर बार लगता है कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। यह एक कमाल की बात है कि अमूमन एक धारणा हिंदी जगत में आजकल बना दी गई है कि जो वामपंथी रुचि के लेखक हैं उनकी संस्कृत वांग्मय में, संस्कृत में लिखे हुए शब्दों में, और खासकर तुलसीदास और वाल्मीकि में, व्यास में कोई रुचि नहीं है। लेकिन आपने धूमिल से लेकर और वाल्मीकि जी तक यह बताया कि वाकई काव्य की सोच, हमारे सृजन की सोच किस रूप में आगे बढ़ी है। और आपकी मैं बार बार इसलिए आपकी कविताओं पर आ जा रहा हूं क्योंकि चर्चा हमारी आपसे हो रही है, और आपकी कविताओं का जो शेड है वो हर संग्रह में मूल स्वर मनुष्यता है, मूल स्वर मानवता है, मूल स्वर कहीं न कहीं वो इंसान है, वह भावना है जो इंसान को आदमियत की तरफ या इंसानियत की तरफ या मानवता की तरफ या जो संवेदना के धरातल पर जोड़ती है। लेकिन आप एक मारक कटाक्ष करने से भी नहीं चूकते हैं, चाहे वह दौर कोई भी रहा हो। आपकी एक कविता है अपील,
हम देश के सबसे बड़े नेता को, अपने सबसे प्रिय नेता को, सबसे महत्वपूर्ण नागरिक को देंगे सबसे बड़ा सम्मान, अजूबा अभूतपूर्व नागरिक सम्मान। फूल से नहीं, सोने चांदी से नहीं, सिक्कों से नहीं, हम उन्हें खून से, जी हाँ खून से तौलेंगे। आइए, आप भी आइए, आइए भाइयों बहनों, चाहिए हमें एक एक आदमी का खून, एक एक आदमी का खून, आदमी का खून, खून। जय हिंद। आखिर इस कविता में आप जिस समय को लिख रहे थे, मेरी समझ से वह समय तो आज तक उसी रूप में कायम है। हमारे राष्ट्र नेता, हमारे राष्ट्र नायक, हमारे प्रधान जो भी हैं, सत्ता का स्वरूप तो बदला नहीं, नागरिक से उनकी जो चाह है वह अमूमन वही है जो पहले दिन थी। इसकी वजह क्या देखते हैं आप, और क्या वाकई वही स्वर इस कविता का है जो मैं समझ पा रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल जो कह रहे हैं जो वही है। तब ये जरूर है कि एक कविता का कोई अंतिम अर्थ नहीं होता और कोई अंतिम पाठ भी नहीं होता। अलग अलग तरह से लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो आपने कहा वो है। और जो आपने ये कहा कि ये शुरू से अब तक जितने हुक्मरान हैं, सत्ताधीश हैं, वो यही चाहते हैं। तो ये तो है। और हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा समाज हो जहां हर आदमी स्वाधीन हो, बराबरी हो, न्याय हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, और अगर एक रोटी है तो सब मिल के खाएं। पाब्लो नेरुदा ने कहा था कि जिस तरह रोटी में सबका हिस्सा होना चाहिए, वैसे ही कविता में भी होना चाहिए। तो जब रोटी में हिस्सा सबको मिलेगा, तभी कविता में भी हिस्सा मिलेगा। तभी कविता की किताबें उस तरह से बिकेंगी जैसे पाव रोटी बिकती है। उतनी ही सस्ती भी होगी और उतनी ही हर घर में होगी। अब एक बात जो आपने कही कि वामपंथी रचनाकार, नहीं, यहाँ वामपंथ दक्षिणपंथ का सवाल नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक पद है। और वो वामपंथ भी आया फ्रांसीसी क्रांति के बाद, उसके पहले ये शब्द नहीं था। फ्रांस की संसद में जो लोग सत्ता के विरोधी थे वो बाईं तरफ बैठते थे, इसलिए वामपंथी कहे जाते थे। अभी भी संसद में हमारे जो सरकार के पक्ष में प्रतिनिधि होते हैं वो दाहिनी तरफ बैठते हैं, और जो विरोध में होते हैं वो बाईं तरफ बैठते हैं। तो ऐसे, लेकिन कविता और साहित्य को इतनी मामूली बातों से कोई मतलब नहीं। जैसे पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, मैं इन चीजों पर लिख भी चुका हूं। मेरी एक किताब कथोपकथन भी है जिसका जिक्र होने से रह गया, जी। जो मुझसे बातचीत की किताब है। तो उसमें भी मैंने ये कहा है कि जैसे पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक जिससे दिन और रात होता है, दिन होता है, रात होती है, और एक दूसरी गति जो पूरे साल की होती है, जिससे सारी ऋतुएं होती हैं, और फिर वो एक क्रम होता है और 360 या 65 दिनों का। और फिर तो कविता की जो गति होती है वो गति होती है, बड़ी गति, या और भी बृहत्तर गति। और वहां एक दो साल का या एक दो दिन का उस तरह अर्थ नहीं होता। कविता हमेशा मनुष्य में जो स्थिर है और जो शाश्वत है उसकी खोज करती है, लेकिन ये स्थिरता और शाश्वतता भी बदलती रहती है कई बार। लेकिन फिर भी जो दुख है, संताप है, जो पूरे वाल्मीकि रामायण में है, महाभारत में है, वो हमारा भी है, और हम उस दुख से मुक्ति चाहते हैं। और सारी कविता दुनिया की यही चाहती, यही करती। यह मैंने इसीलिए कहा, यह भी एक कमाल की बात है कि आपने
मतलब मैं इसीलिए अलग अलग संकलनों से आपकी एक एक कविताएं पढ़ रहा हूँ। एक कविता जिसमें आपने सबूत, कविता का शीर्षक है, उसमें आपने लिखा है कि समय के साथ साथ बदलता है यातना देने का तरीका, बदलता है आदमी को नष्ट कर देने का रस्म रिवाज। बिना बेड़ियों के, बिना गैस चैम्बर में डाले हुए, बिना इलेक्ट्रिक शॉक के बर्फ पर सुलाए बिना, बहुत ही शालीन ढंग से किसी को यातना देनी हो तो उसे खाने को सब कुछ दे दो, कपड़ा दो, तेल दो, साबुन दो, एक एक चीज दो और काट दो दुनिया से। अकेला बंद कर दो बहुत बड़े मकान में, बंद कर दो अकेला, और धीरे धीरे वह नष्ट हो जाएगा भीतर ही भीतर। पानी की तेज धार काट देगी सारी मिट्टी, और एक दिन वह तट जहां कभी लगता था मेला, गिलहरी के बैठने भर से ढह जाएगा। आप मनुष्यता को इतना एकाकी और अकेला, उस दौर में जब देश 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहा था, कैसे देखते हैं, वह भी सुविधाओं के साथ? देखिए, एक तो असल में वो जो संग्रह है और पहले और बाद की कविताएं भी, वो इसकी खोज है कि कैसे आदमी को नष्ट किया जाता है। इसके बहुत से तरीके हैं। एक तो सीधे सीधे आप किसी को मार सकते हैं, तो उस मारने में बहुत बड़ी विजय नहीं है। बहुत बड़ी विजय इसमें है, एक तो आप जानते हैं मारने का एक तरीका नजरबंदी भी है। आखिर ये जो इतने जेल हैं, वहाँ खाना तो मिलता ही है ना, खाना जी। तो आप देते ही हैं, और जो नजरबंद करते हैं उनको भी देते हैं, सब कुछ मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग जो कैदी नहीं हैं, जिनको सारे सुख के साधन हैं, क्या वो स्वाधीन हैं? क्या उनकी आत्मा पवित्र है? क्या उन्हें जीवन का सब कुछ जो ऐश्वर्य है वो मिल रहा है? क्योंकि अगर आप अकेले अकेले सुखी हैं तो सुखी नहीं है। सुख हमेशा सामूहिक होता है, और या तो फिर नहीं होता। तो ये मैं सोचता था कि इस बात को भी रखा जाए कि आप सुख सबको मिलेगा तो आप सुखी। अब बहुत एक दिलचस्प बात कही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर, क्या नाम है डॉक्टर, मैं नाम भूल गया, जो चीफ है उसका, WHO के जो प्रधान है, उन्होंने कहा था कि कोरोना तब तक है जब तक एक आदमी भी कोरोना ग्रस्त है। मैंने दुनिया में अगर एक आदमी भी कोरोना ग्रस्त है तो खतरा सबको है। वैसे ही अगर अकेले एक आदमी को सारे सुख के साधन है और बाकी सबको नहीं है, तब भी वो आदमी सुखी नहीं हो सकता, और वो इतना अकेला हो जाएगा कि गिलहरी के बैठने भर से वो तक ढह जाएगा। गांधी ने भी ऐसी ही बात कही थी। उनका भी मानना था कि आजादी अगर आखिरी आदमी तक नहीं पहुंचती है और कहीं भी असहमति का स्वर है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए और आजादी की रोशनी आखिरी आदमी तक पहुंचनी चाहिए। आज के राजनीतिक या राजनेताओं के लिए वह प्राथमिकता उस रूप में क्यों नहीं है? बतौर कवि आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं है। आज भी तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता जिनको आप कहते हैं, वो भी हैं, विचारक हैं, सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, जो दुख भी झेलते हैं, बहुत जेल भी जाते हैं, लाठियां भी खाते हैं, गोलियां भी खाते हैं, वो भी हैं। तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि कोई भी काल में एक जैसा सब कुछ नहीं होता। कहीं न कहीं एक चेतना होती है जिसे हम कह सकते हैं कि वो सही चेतना है, वो समाज को, जीवन को आगे ले जाने वाली चेतना है। तो वो लोग आज भी हैं। दूसरी बात यह है कि जो पूरी दुनिया आज है, और ये पूंजीवाद के इस बहुत ही आगे बढ़े हुए दौर में, उसमें बहुत तरह की
के अंतर्विरोध और बहुत तरह की कठिनाइयां भी हैं, बहुत पेचीदा जटिल मामला भी है। तो सीधे सीधे हम ये नहीं कह देंगे कि वो सब ऐसे हैं, नहीं, वो भी चिंतित हैं, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो उन लोगों के साथ हैं जिनके पास सब कुछ है, जो पैसे वालों के साथ हैं, पूंजीपतियों के साथ हैं। अब इस कोरोना में 2 साल के भीतर ये पूरी दुनिया की रिपोर्ट है कि अमीरों की संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई और गरीब कंगाल हो गए। ऐसा कैसे हो गया? अब सोचिए, भारत में ही 1% लोगों के पास 70% संपत्ति। तो वो जो 1% है उनके भी नेता होंगे और जो 99% है उनके भी लोग होंगे। भले वो कमजोर लगे, भले वो नहीं जीते, हार जाएं हमेशा, क्योंकि जो कमजोर हैं वो हारते हैं, ये भी है। आपकी जो बहुत सारी कविताएं हैं जिनमें प्रधान की अभिलाषा, प्रधान और पुल, शायर की कब्र, कथावाचक, उधर के चोर, इसके अलावा मतलब एक तरफ तो आप एकदम सामाजिक, सियासी, भ्रष्टाचार, सामान्य मनुष्यों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आगम, सृष्टि, अमरता, स्वप्न और सन्निपात जैसे भावों पर भी लिखते हैं। ये इतनी व्यापक आधार भूमि कविता की सृजन की का मूल स्वर कहाँ से पाते हैं आप? कहाँ से आपने अर्जित की ये दृष्टि की इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई लेखन, मतलब इतना ज्यादा, एक तरफ अध्यात्म का चरम है, दूसरी तरफ एकदम दिनचर्या की चीजें हैं। पांडे जी, पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इन कविताओं को इतने ध्यान से पढ़ा है। बहुत कम लोग हैं जो इतने ध्यान से पढ़ते हैं, तो मैं बहुत आभारी हूँ आपका। आपने जो कहा उससे मैं खुश भी हूँ, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है। असल में क्या है कि आप तुलसीदास को देखें, कबीर को देखें, ये दोनों अपनी भाषा के कवि हैं जी। और इन दोनों को सब लोग जानते हैं। आप देखें कि इनमें एक तरफ तो बिल्कुल जो रोजमर्रे का जीवन है वो है, का करें, कहाँ जाई, का करें, जो कवितावली में है, जो दुर्भिक्ष का, काशी के दुर्भिक्ष का वर्णन है जी। और वो भी है। दूसरी तरफ पारिवारिक जीवन भी है, जहाँ पिता है, पुत्र है, माता है, वधू है, सब है। और फिर वो ऊंचाई भी है कि आखिर मनुष्य को कैसा होना चाहिए। जो श्रेष्ठ कविता है वो अंततः ये भी खोजती है कि मनुष्य कितना उदात्त हो सकता है, या मनुष्य क्यों पैदा हुआ आखिर। अगर उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ खाने पीने के जुगाड़ में ही गुजर गई और बच्चे पैदा करते हुए और फिर उनकी परवरिश करते हुए, क्या ये पर्याप्त है? और फिर उसके अपने दुख हैं। तो जैसा तुलसीदास कहते हैं कि जो संताप है, दैहिक है, दैविक है, भौतिक है, हमें इन तीनों से मुक्ति चाहिए। तो ये कविता उस मुक्ति की तलाश होती है। आप राम कथा को लें, वाल्मीकि को लें, तुलसीदास को लें, लेकिन वाल्मीकि को ही लें पहले। क्या राम को वो प्राप्त हो गया, उदात्त चरित्र? हमारे वाङ्मय में उससे उदात्त चरित्र दूसरा नहीं है। लेकिन क्या राम को वो प्राप्त हुआ? वो सुख, वो अंतिम सुख जो मनुष्य का लक्ष्य है। कितना दुख भरा, संताप भरा, संघर्ष भरा जीवन है और कितना पवित्र, कितना महान, उदात्त। तो ये एक साथ कविता में आता है, क्योंकि कविता भाषा में होती है और भाषा हर जगह है। जहां कहीं भाषा है वहां कहीं कविता का स्रोत है। कविता का स्रोत हर जगह है जहां भाषा है। जहां भाषा नहीं भी है, जो नहीं बोल सकते,
कविता उनको भाषा देती है, बोली देती है, और कविता का स्रोत वहां भी है। यानी मनुष्य का हृदय, मनुष्य का जीवन, एक व्यक्ति का हृदय, एक व्यक्ति का जीवन और उसके संबंध बाकी सबसे। मैं आपकी कविता से ही एक अगला सवाल भी पूछता हूँ। नए इलाके में आपका जो संकलन है, उसकी जो शीर्षक कविता है, उसमें आपने लिखा है, इस नए बसते इलाके में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, 1 मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटाऊं, जैसे वैशाख का गया भादों को लौटाऊं। अब यही उपाय है कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी, ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। विकास की जो यह गति है, या यह जो हमारी आधुनिकता या नागरिक संस्कृति का जो विकास है, आपने भले ही इस कविता में उम्र को एक दोष देने की कोशिश भी की है। शायद आपके कवि मन ने कहा होगा कि यह ज्यादा बड़ा प्रहार न हो जाए आधुनिकता पर, लेकिन आखिर विकल्प क्या है इसका? विकल्प की खोज तो करनी पड़ती, और साहित्य या कविता का काम विकल्प देना नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी स्थिति से असहमत होते हैं तो विकल्प की तलाश के लिए प्रेरणा मिलने शुरू हो जाती है। तो विकल्प की तलाश तो करनी होगी। अंततः एक ऐसे इलाके का निर्माण जहां एक आदमी, जो अब शाम होने वाली है, बारिश होने वाली है, और वो कहीं वो एक आसरा नहीं ढूंढ पा रहा है जो उसकी पुरानी जगह थी, तो उसको कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलना चाहिए उसको, नहीं तो कहाँ रात बिताएगा। मैंने एक बिल्कुल स्थूल ढंग से अगर देखें इसको तो, हालांकि ये सिर्फ इतना नहीं है, वास्तव में ये मनुष्य की सत्ता, उसकी इयत्ता, उसकी अस्मिता, इस सब की खोज से जुड़ा हुआ है। और जो परिवर्तन रोज हो रहे हैं ये उसको इंगित करती है कविता। परिवर्तन बहुत तरह के होते हैं, उसके लिए एक ये रूपक चुना गया उन परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए। लेकिन वो केवल माने ईंट गारे चूने के परिवर्तन नहीं है, वो पूरे समाज में होने वाले परिवर्तन, और किसी भी समाज को देखने का तरीका क्या हो सकता है कि वो अच्छा समाज है या बुरा समाज, आदर्श समाज है या नहीं है। वो ये कि जो सबसे कमजोर आदमी है उसकी जगह वहां कैसी है, जो सबसे अकेला है यानी सबसे कम संख्या वाला, हो सकता है वो केवल एक ही, उसकी हालत क्या है, और तब मालूम होता है कि वो समाज कैसा है। तो इस अर्थ बहुत से इसके और भी पक्ष होंगे, मैं अपने से खुद कहना ठीक नहीं है। नहीं, मैं इसीलिए मैं जो भी आपकी कविताओं से, बहुत आपसे बात करने से पहले मैं उनसे गुजरा और कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकूं। सूचकांक, संवत, एक अजीब दिन, पुरातन, रसोई, जीव, मौसम्बी का रस, मतलब आपकी कविताओं में इतने बिंब हैं, फिर भी
2004 में जो आपका संकलन आया पुतली में संसार, उसमें आपने एक कविता लिखी है पूंजी। वो कविता मैं अपने दर्शकों को पढ़ूंगा और आपसे फिर सवाल पूछूंगा। आपने लिखा है, न पहाड़ों के गीत थे मेरे पास, न घाटियों दर्रों के, न सागर नदियों के गीत थे, न नाविक मछुआरों के। मैं तो मैदानों खेतों का रहनवार, थोड़े से बोल थे बगीचे बरहारों के। अरुण कमल, जिनके पास कविताओं का इतना व्यापक संसार, जिनका पूरा जीवन किताबों के बीच बीता, और जिन्होंने बहुत सोच के था कि मैं जो प्रश्न जहां से मैंने शुरू किया था कि आपके संकलनों में को आने में, छपने में, प्रकाशित होने में एक लंबा वक्त है। जैसे आपने बहुत ठहर के अपनी कविताओं को सृजित किया हो, बहुत उन्हें संजो के एक एक शब्द जैसे चुन कर मोती रखा हो। आप इतना कुछ करने के बाद आप यह क्यों लिखते हैं कि मैं तो मैदानों खेतों का रहनवार और थोड़े से बोल थे बगीचे बघारों के? आपकी कविताओं में तो सब कुछ है, आध्यात्म, प्रकृति, प्रेम, संवेदना, आर्थिक, महानगर, मजदूर, अमीर, गरीब, राजनेता, सब कुछ है। पंडित जी, आप मेरे लिए मुश्किलें पैदा करते जा रहे हैं। इन सवाल ये है कि ये जो मैंने कहा, आप अगर एक लेखक हैं, कलाकार हैं, तो आप कितना जानते हैं? जीवन तो बहुत ही बड़ा है, और बड़ा से बड़ा कभी भी, जैसे वाल्मीकि या तुलसीदास या व्यास या शेक्सपियर या होमर या दांते, कोई भी नहीं जान सकता। हमेशा जीवन बहुत है, और हमेशा कविता को लगता है कि बहुत कुछ छूट गया और वो छूटता ही है, और वो इसीलिए हमें बहुत से कवि चाहिए, लेकिन सब मिलके भी जीवन को बराबर नहीं कर सकते। बोर्खेस की एक कहानी है जिसमें एक राजा है, वो दुनिया का नक्शा बनवाना चाहता है, तो तय करता पूरी दुनिया को कागज से ढक दिया जाए और तब उस पर पहाड़, नदी और पेड़ ये सब बनाया जाए। लेकिन ये हो नहीं सकता, कोई भी नक्शा बन नहीं सकता पूरी दुनिया के बराबर का, वो फिर दुनिया ही होगी। वैसे ही कोई भी कविता पूरी दुनिया के बराबर नहीं हो सकती, कोई भी नक्शा नहीं हो सकता। एक नक्शा सिर्फ बतलाता है कि ऐसा है, हर नक्शा पूरी दुनिया का या एक खास क्षेत्र का अत्यंत संक्षिप्त रूप है। वैसे ही कविता भी। तो पहाड़ों का कोई अनुभव नहीं मेरे पास है, न समुद्र का और न उन जगहों का। अब सत्यजीत राय की किताब है जब मैं बच्चा था, अभी उनका शताब्दी वर्ष भी है जी। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर से मिलने गए, उनके पिताजी ले गए उनको। तो अपने, जिसे कहते हैं, जो उनके पास एक छोटी सी पुस्तिका थी जिसे ऑटोग्राफ बुक कहा जाता है, उन्होंने बढ़ा दी महाकवि के सामने। तो रविन्द्रनाथ ने लिखा उस पर कि मैं सौंदर्य की खोज में पहाड़ों पर गया, समुद्र की ओर गया, वनों में गया, लेकिन घर के पास खेत में धान की बाली पर थरथराती ओस की बूंद को नहीं देख सका। सत्यजीत राय का यही प्रेरणा वाक्य पूरे जीवन रहा कि अंततः जो आपके पास का जीवन है, आप उसी के बारे में विश्वास के साथ अथवा कुछ विश्वास के साथ लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, वो भी थोड़े से ही विश्वास के साथ। बाकी पर आपका कोई अधिकार कुछ भी नहीं है, अधिकार तो कहीं नहीं है, लेकिन बाकी आप क्या करेंगे? पहाड़ को मैं कितना जानूंगा, समुद्र को मैंने जब तकड़ी शिवशंकर पिल्लई का उपन्यास पढ़ा चंबेन, तो मुझे लगा कि मैं क्या जानता हूँ। विभूति बाबू का जब मैंने पढ़ा तो
उपन्यास अरण्यक। मैंने सोचा मैं क्या जानता हूँ, और 2 खंडों में अरण्य कथा है उनकी अलग से भी। तो ये है सतीनाथ भादुड़ी का उपन्यास ढोड़ाई चरितमानस। तो मुझको लगा कि मैं गांव को भी नहीं जानता। इसीलिए आपका जो नया संकलन है आपने 2016 में आया, आपने उसका शायद शीर्षक दिया मैं वो शंख महाशंख। हाँ, ये शायद 14 में शायद आया होगा। 14 में आया है शायद, अच्छा। क्योंकि 19 में फिर अगला संकलन योग फल आया। जी जी। लेकिन एक बात जो रह गई, जो आपने कही कि लंबे अंतराल पर ये संग्रह आते रहे, हुआ ये कि मैं बहुत लिखता रहा और वो चीजें छपती भी रहीं। लेकिन जब आप एक किताब बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि उसका एक खास बिंदु हो, एक खास केंद्र हो, और उस केंद्र से जुड़ी हुई जो रचनाएं हैं वो वहां इकट्ठा हो, बाकी सबको छोड़ दिया जाता है। ऐसा मैंने किया। तो जी अगर मैं सबको इकट्ठा करूं तो जितने संग्रह हैं उतने ही और हो जाएंगे, और वो सब छपी हुई चीजें हैं। पत्रिकाओं में मैं छपवाता हूँ, अभी भी मैं लघु पत्रिकाओं में ही देता हूँ ज्यादातर, क्योंकि उनका संघर्ष अपना है और मैं उनको देता हूँ, वो छपती हैं, और तब मैं फिर संपादन करता हूँ। और मेरा संपादन, मुझको लगता है कि जैसे फिल्म की एडिटिंग होती है, सबसे महत्वपूर्ण है फिल्म की एडिटिंग। सत्यजीत राय एक अद्भुत एडिटर थे खुद। तो वैसे ही ये एडिटिंग, संपादन सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए संग्रहों में अंतराल होता है। और ये भी है कि किसान जो है जब फसल नहीं बोता है तो ऐसा नहीं कि वो खेत तब कुछ नहीं कर रहा होता है, खेत तब भी सक्रिय होता है, वो धूप लेता है, पानी लेता है, और भीतर भीतर वो सोचता भी रहता होगा खेत। ये तो मैंने कार्यक्रम के आरंभ में ही अपनी एक खामी के बारे में बताया था कि मैं आपके जो कथाकार का जो स्वरूप है उसके बारे में नहीं जानता था। यह बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें इलस्ट्रेशन के साथ दिखती हैं, और उनके नाम भी बड़े अलग अलग हैं। तो ये कब आपने लिखना शुरू किया? अच्छा, ऐसा है कि एक तो तद्भव में शुरू में, जी शुरू नहीं मतलब ये सब सारी बातें 10 साल के भीतर की हैं। जी जी अखिलेश संपादक हैं उसके, जो यशस्वी कथाकार हैं, जी जी। उन्होंने मुझको कहा कि भाई साहब आप कुछ आत्मवृत्तांत भी लिख दीजिए। तो उनकी जिद पर मैंने लिखा अर्थात औरों की कथा। तो ये 5 खंडों में छपा, 5 किश्तों में, तद्भव में। फिर मैंने एक नाटिका भी लिखी, प्रहसन है वो, जी काव्य प्रहसन, वो पद्य में है पूरा। जी जोरे जमाना, ये नाम मैंने रेणु से लिया, और वो भी तद्भव में छपा। उसके बाद सुशील शुक्ल हैं, चकमक के तब संपादक थे, अब साइकिल के हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। उन्होंने कहा कि आप कुछ लिखिए बच्चों के लिए भी, और मुझको तक्षशिला फाउंडेशन ने साल भर के लिए एक फेलोशिप भी दे दी, यानी कुछ पैसा भी दिया। जी जी। अजी इतना पैसा मुझको कविता लिखने से आज तक नहीं मिला। तो 6 महीने ऐसे ही बीत गया, कुछ समझ में नहीं आता था। तब मैंने कुछ निबंध तो पहले भी लिखे थे, ये अलग ढंग के निबंध हैं। हवा मिठाई, ये ऐसे हैं कि जैसे आप पहली बार इस पृथ्वी पर आए हो और आपने धूप देखी, पानी देखा, हवा देखी, अंधेरा देखा। वैसे ये एक अजीब बात है, अंधेरे को आप कैसे देखते हैं, लेकिन अंधेरा तो होता है। जी। आलू देखा, टमाटर देखा। तो इस तरह ये निबंध लिखे गए, और वो हवा मिठाई में। फिर ये एक चोर की 14 रातें, एक छोटा उपन्यास ही है। ये भी सुशील शुक्ल ने सुझाया कि आप चोरों के बारे में। तो तो यानी मैं ये मुझको कह सकता हूँ
कि मेरा दोष नहीं है, यह आपकी क्योंकि अरुण कमल जी कवि के रूप में ही स्थापित हैं, और अकादमी पुरस्कार या कोई भी पुरस्कार, उन पुरस्कारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका पाठक वर्ग। एक बहुत बड़े वर्ग में आप सराहे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, और लोग आपको सुनना भी पसंद करते हैं। मैं ये पूछूंगा, ये आखिरी सवाल होगा, और उसके बाद मेरा एक मैं स्वाभाविक लालच मेरा है कि मैं चाहूंगा कि कुछ कविताएं हमारे दर्शकों को आप अपनी आवाज में सुनाएं। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। इन दिनों क्या लिख रहे हैं, ये मेरा आखिरी सवाल है, और उसके बाद मैं कविता सुनना चाहूंगा। इन दिनों क्या लिख रहे हैं ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो नागार्जुन कहते थे कि कभी किसी ने बिल्ली को बच्चा जनते नहीं देखा। ठीक, उचित। तो एक तो वो है, और दूसरे की कोई नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। जैसे अभी हमने खेत के बारे में कहा, कुछ न कुछ तो करते ही रहता है। जी जी। तो काम ही उसका है खेत का अपना। तो ये है। लेकिन जो अभी किताबें आएंगी, जो मैंने लिख लिया है पहले जी से पिछले 5-6 वर्षों में, जी जी एक कविता पुस्तक आनी चाहिए अगले साल, जी, जिसमें अलग तरह की कविताएं हैं, और निबंधों का, आलोचनात्मक निबंधों का भी एक संग्रह। इधर बहुत से लेख मैंने लिखे। वैसे एक किताब तो जो मेरे समकालीन कवि हैं उन पर जो निबंध मैंने लिखे हैं वो अब तक संकलित नहीं हुए, तो उनकी भी हो सकती है। और एक साक्षात्कारों की दूसरी किताब, कथोपकथन तो पहली है, इस बीच बहुत साक्षात्कार हो गए, तो वो भी हो सकता है। तो ये मेरी किताबें आ शुभकामनाएं सकती और बधाई, शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत आपका आभार। बहुत खुशी है हमको कि आप इतने ध्यान से और इतनी सहानुभूति से आप पढ़ते हैं, और सचमुच आप दुर्लभ हैं, क्योंकि नहीं मैं नहीं, भी आपका समझता हूँ कि आपकी किसी कविताएं भी वैसी हैं, आपकी कविताओं की वह प्रतीति है, उनका प्रेम है, और शब्द अपने आप में ब्रह्म है। और अगर हम शब्दों से जुड़े हैं तो पढ़ना तो हमें पढ़ना ही चाहिए। बिना पढ़े मैं आपसे बात कैसे कर सकता हूँ? आपका पूरा जीवन, या जो भी अतिथि हमारे आते हैं, उन्होंने पूरी एक उम्र गुजार दी होती है शब्दों में। जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा पन्ने आपने पढ़ लिए होंगे उन दिनों से, कई गुना ज्यादा, कई कई गुना ज्यादा। तो हमें तो पढ़ना ही, आप लोगों के पास सामने बैठना है तो पढ़ना तो चाहिए ही। नहीं, बहुत बहुत आभार आपका। अब कविता सुनाने की जो बात है, तो चूंकि जी। मैं उसके लिए तैयार नहीं था, अच्छा। तो मैं काफी कविताएं तो आप ही ने सुना दी, जी जी इसलिए कोई बात नहीं। मैं एक दो कविताएं सुनाता जी हूँ। जी मैं अब दो कविताएं सुना रहा हूँ। जी जी एक कविता तो मेरे तीसरे संग्रह से है, जी और उसका शीर्षक है घोषणा। जी तीसरा संग्रह ये आया था 96 में। जी। ये कविता उस संग्रह से है। उसे दिखा भी दें, पुस्तक दिखा दें। अच्छा, वो किताब है नहीं मेरे पास, मैं जी, कोई प्रतिनिधि बात नहीं, कविताएं से पढ़ रहा हूँ। मैं दिखा प्रतिनिधि दूंगा जी। कविताएं ये ठीक। जी इससे मैं पढ़ रहा हूँ। जी जी तो मैं उससे एक कविता पढ़ता हूँ, और फिर एक कविता अभी जो स्वाधीनता के 75 साल पूरे हो रहे हैं, इस पर जी मैंने जी एक श्रृंखला मैं लिख रहा हूँ, जिसमें काफी कविताएं छपी भी हैं, जी और फिर अभी और होंगी। जी तो पहले ये घोषणा। मैंने गौर से देखा और पाया कि राष्ट्र के प्रधान के जीवन में नींद नहीं। मैंने गौर से देखा और पाया कि राष्ट्र के प्रधान के जीवन में नींद नहीं। मंत्रिमंडल की बैठक हमेशा देर रात, हर जरूरी फैसला आधी रात के बाद, फौज की तैनाती का हुक्म 2:30 बजे रात, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला मध्य रात्रि के इर्द गिर्द, विदेश यात्रा की उड़ान रात 2 बजे, विरोधियों की नजरबंदी का आदेश 2:45, विदेशी मेहमान का विमानपत्तन पर स्वागत 3 बजे, हत्यारों से मंत्रणा किसी भी क्षण
जीवन में नींद नहीं। क्या राजा क्या चुपके बात, से काटता है अद्भुत। चक्कर रात में, नए नए भेष में अलग अलग घात में, जो सोए उनके माथे से तकिया खींचता, फेंकता खलिहान में लुकाठी, मसोमात के खेत से मूली उखाड़ता, खोलता बदरू की पाठी, गुद्दा गटक फेंकता आंगनों में आंठी, जीवन में नींद नहीं। क्या बात, माना कि वहां बहुत उजाला है, फिर भी रात में रात तो है ही। और इधर आलम ये कि 9 बजते बजते ढेर, और 10 तक तो देह के सारे पुर्जे खोल, मैं विसर्जित हो जाता हूं नींद के महासमुद्र में। सो मैं भारत का एक नागरिक ये तद्वारा घोषणा करता हूं कि नींद मुझे राष्ट्र के सर्वोच्च पद से ज्यादा प्यारी। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। और ये अब ये दूसरी और आखिरी कविता, जी क्योंकि आप इतना अच्छा आप सुना चुके हैं कि, और ये कविता है बहादुर शाह जफर की मज़ार पर। जी सब जानते हैं बहादुर शाह जफर हमारे अंतिम जी स्वाधीन देश के शासक हुए थे, और आजादी की लड़ाई 1857 की लड़ी गई। तो ये 1857 की जो लड़ाई हुई उसी के प्रति ये श्रद्धा स्वरूप। और बहादुर शाह जफर का निधन रंगून में हुआ। जी बहुत दिन तक उनकी मजार बनवाई नहीं गई। सभी सरकारों ने, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, सबने इनकार किया। अंत में भारत बहुत बाद में, मैंने हम समझते हैं करीब 30 साल पहले, भारत की सरकार ने ही उसको बुलवाया। तो जब मैं बर्मा गया तो मैं मत्था टेकने वहां भी गया। ये कविता वहां से, जिसे कहते हैं, शुरू होती है, लेकिन ये जी पूरा आजादी की लड़ाई और अभी की हालत। जी बहादुर शाह जफर की मजार पर। रंगून शहर से बाहर एक सुनसान सी जगह है, जहां कुछ दरख्त हैं घने, कुछ मेमने, एक चरवाहन लड़की, और 2 गज जमीन से ज्यादा कुछ ऊंची जगह, यार के कूचे से बहुत दूर, अपने वतन की मिट्टी से बहुत दूर। शायद ही इतना दुख किसी ने भोगा, एक नक्काशीदार रुमाल के नीचे कटे हुए सिर। शायद ही इतना प्यार किसी ने पाया, इतने हाथों ने एक साथ पहनाया ताज। हर वो जगह वतन है तुम्हारा जहां तुम हो, हर वो गली गली है यार की जहां आवाज है तुम्हारी। तुम्हारी लड़ाई खत्म हुई जफर, पर हमारी तो अब भी जारी है। क्या बात, तुमने बस एक बार देखे कटे हुए सिर, हम तो देखते हैं रोज रोज। तुम्हारा तो यार भी था कहीं, हमारी तो बस एक गली है वीरान। 2021 भी 1857 है जफर। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी कविता सर, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह संकलन मेरे पास नहीं है, मैं मंगाऊंगा जल्द ही। और मैं अपने दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि आप अच्छे कवि, अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो अरुण कमल जी की पुस्तकें जरूर खरीदें, पढ़ें। बच्चों के लिए भी लिख रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है। और अगले बुधवार मैं ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ आपके पास फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए साहित्य तक देखते रहें। आपका एक सर मेरा बहुत बहुत एक मेरा आग्रह है, जी बताएं सर। और वो सभी अखबारों से है, सभी टेलीविजन चैनलों से है, कि वो रोज न भी दे सकें तो बीच बीच में एक कविता, समकालीन न दे सकें तो कबीर की ही दें, तुलसी की ही दें, जरूर दें। क्योंकि जरूर मैं ये जो इतने सारे जो अपराधियों के फोटो आते रहते हैं, उनसे जी तो अच्छा है कि कम से कम एक कविता बीच बीच में भी तो आए।
किसी हिंदी अखबार ने आज तक नहीं मुख पृष्ठ पर कविता छापी। तो ऐसे ही मैं आपसे भी और आपके चैनल से भी गुजारिश करता हूँ, और बहुत धन्यवाद आपको। मुझको बहुत आनंद आया आपके साथ। आप इतने विद्वान हैं और इतने बढ़िया आपने बातचीत की कि मेरी तबीयत खुश हो गई। बहुत बहुत आभार। सभी देखने वालों को आभार। प्रणाम। धन्यवाद।